गुड आफ्टरनून सर। सर जो आपने वो ट्रिक बताई थी कर्ल और डाइवर्जेंस ए फाइंड करने के लिए H1 H2 H3 वाली, सर मैं उसको ना लेके सर मैं बेसिक से प्रोसीड कर रहा हूँ, बेसिकली डीएस डीएल और डीवी को कंसीडर करके, तो वो चलेगा ना सर? क्योंकि सर वो मेरे को मैथ में ज़्यादा यूज मतलब हेल्प कर देगा। तो आखिरकार अगर पढ़ना एक ही है तो फिर एक ही चीज़ हाँ, तो आप पढ़ा जाए। जैसे भी कर सकते हो, कोई इशू ओके। नहीं। ओके, आई थिंक वी शुड स्टार्ट। अच्छा, आज की क्लास मैं मोस्टली 35 मिनट्स की लूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। सो सभी को विजिबल है ये चीज़, जो स्क्रीन और मेरी आवाज़ ऑडिबल है? Yes, यस sir. सर। फाइन। सो लेट अस सी हियर टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, करंट डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक मैंने जो भी आपको बताया था दैट वाज द लाइन करंट। मैंने कई बार बोला था ना लाइन करंट, ये पहला सेक्शन आपको मैंने अभी तक जो भी बताया होगा ये वाला दिखाया था। जब हमने बायो सेवर्ट लॉ देखा तो हमने ये चीज़ देखी थी, दिस वन। और उसके लिए हमने क्या यूज़ किया था? आईडीएल, ये यूज़ किया था। और मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो डायरेक्शन शुड बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो करंट की डायरेक्शन क्या है आपकी, दिस वन हैव इट शोन ओवर हियर। सो दिस इज नथिंग बट द लाइन करंट, and corresponding the what I can say, corresponding to this line current, the element is, current element is this one, I vector dl, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि आपके पास एक शीट होगी, समथिंग लाइक दिस, इट्स अ शीट, ठीक है। ये शीट है और इस शीट से आपकी करंट फ्लो कर रही है, चार्ज एक मतलब करंट शीट है। so it has some area. So the current density, the current element for this kind of structure, the current element is nothing but k ds, जहां पर वेक्टर k होगा आपका। तो k है, that is the surface current density and it is in vector form which is denoting the direction of current, direction of current। रीजन आपके माइंड में ये आ सकता है, यहाँ पर dl के ऊपर हम वेक्टर लगा रहे हैं और यहाँ पर k के ऊपर लगा रहे हैं, सरफेस के ऊपर नहीं लगा रहे हैं। The thing is that we need to consider the direction of current। किसी भी चीज में हमें हमेशा डायरेक्शन ऑफ करंट एज्यूम करना है। एक बात बताइए, जो सरफेस वेक्टर होगा वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, आप सभी मानते यस हैं? सर। Yes, सरफेस sir. वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर, करंट सरफेस के परपेंडिकुलर फ्लो कर रही है या सरफेस में फ्लो कर रही है? सरफेस पे। Surface पे. सो आई कांट यूज वेक्टर डीएस, समझ में आया? क्योंकि यस वेक्टर सर। डीएस करंट की डायरेक्शन नहीं बताएगी, वेक्टर डीएस तो सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो जब वेक्टर डीएस सरफेस के परपेंडिकुलर हुआ तो वो कैसे करंट डायरेक्शन दे सकती है? करंट डायरेक्शन तो शीट में फ्लो कर रही है ना, तो इसलिए हम वेक्टर के डॉट डीएस दिखाते हैं, जहां पर के करंट डेंसिटी है, सरफेस करंट डेंसिटी, एंड इट विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सरफेस। क्लियर? सभी को ये चीज क्लियर हुआ? यस सर। नाउ थर्ड वन, थर्ड आप देख सकते हैं, दैट इज द वॉल्यूम करंट डेंसिटी वेक्टर जे। अब आप सभी को पता है कि वॉल्यूम कोई वेक्टर नहीं होता, जैसे हमने अभी तक वेक्टर कैलकुलस में पढ़ा है। आप लोगों को जो मैंने बताया था डीएल, इट्स अ वेक्टर डीएस, डिफरेंशियल लेंथ, डिफरेंशियल एरिया, बोथ विल बी द वेक्टर, बट वॉल्यूम कैन नॉट बी द वेक्टर, ठीक है। सो dv इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, सो हाउ कैन बी रिप्रेजेंट दिस करंट एलिमेंट? सो करंट एलिमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस differential, not differential, this volume current density vector, vector j। तो vector j is volume current density, ठीक है। so here what we can say, this is my surface current and this is my volume surface current element, this is a volume current element।
इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। तो जब आपको बायो सेवर्ट लगाना है ना, तो जहां पर भी आपने आईडीएल यूज किया था, अगर वो सरफेस करंट डेंसिटी की बात कर रहा है तो आईडीएल की जगह आप सिंपली वेक्टर के डीएस यूज कर लोगे, और अगर वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात कर रहा है देन यू मस्ट रिप्लेस आईडीएल बाई वेक्टर जेडीवी। समझ में आया? बायो सेवर्ट लॉ में आपको रिप्लेस कर देना है, दैट्स इट। क्लियर? तो अगर यस आपको बायो सेवर्ट लॉ यूज करना है फॉर अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, या फिर मैं कहूँ आपको बायो सेवर्ट लॉ यूज करना फॉर अ वॉल्यूम करंट डेंसिटी, तो आपको कुछ नहीं करना। जो आपका करंट एलिमेंट है आईडीएल, जो बायो सेवर्ट लॉ में आई वेक्टर डीएल है ना, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द करंट एलिमेंट। आपको एप्रोप्रिएट करंट एलिमेंट चूज करना है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सरफेस करंट डेंसिटी, तो करंट एलिमेंट आईडीएल वेक्टर नहीं होगा, उसकी जगह आपको रखना होगा वेक्टर के डीएस। और अगर हम वॉल्यूम करंट डेंसिटी की बात कर रहे हैं, इन दैट केस द करंट एलिमेंट इज वेक्टर जे डीवी। यही चीज आप पुट कर दोगे बायो सेवर्ट लॉ में, यू विल सी द रिलेशन करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट करंट डेंसिटी। किसी को कोई डाउट है? नो सर। Fine. So let us see, let us try to derive the equation for a finite current element filled due to a straight filamentary current. अभी मैंने आपको filamentary भी बताया, तो I think it's clear to all of you. ठीक है? तो हमारे पास एक करंट एलिमेंट है। अगर आप ध्यान से देखिए तो करंट एलिमेंट जो लोअर पॉइंट है दैट इज पॉइंट ए, एंड द अपर कॉर्नर ऑफ दिस वायर इज बी। तो ए से बी के बीच में ये एक वायर है, ठीक है? दिस इज अ वायर बिटवीन ए एंड बी, इट इज कैरिंग अ करंट आई। क्लियर? एक स्ट्रेट वायर है ए से बी के बीच में जो जेड एक्सिस पे लाई कर रही है, और ये करंट आई से फ्लो कर रहा है। द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस वायर इज आई। Because of this current carrying element, all of you know the magnetic field will be produced by this current element. सभी को अभी तक क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है कि ये करंट एलिमेंट है तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। तो हमें क्या करना है, किसी रैंडम पॉइंट पी पे, एट दिस रैंडम पॉइंट पी वी नीड टू कैलकुलेट व्हाट शुड बी द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर हुआ मेरा क्वेश्चन सभी को? यस सर। ठीक है। अब अगर ये पॉइंट है, देखो ये सबसे पहले एक बात बताओ, क्या इस वायर को मैं बोलूंगा इट्स अ फाइनाइट फिलामेंट्री कंडक्टर? यस स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट फिलामेंट्री कंडक्टर है, फाइनाइट लेंथ की है बिटवीन ए बी। तो किसी रैंडम पॉइंट पी पे हमें फाइंड आउट करना है। सो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि ठीक है, इस पॉइंट को हम प्रोजेक्ट करेंगे ऑन दिस लाइन ए बी। तो हम ये देखते हैं कि जो पॉइंट पी, मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी है, वो कॉर्नर बी से अल्फा 2 एंगल बना रहा है। दिस इज माय अल्फा 2 एंगल एंड दिस इज अल्फा 1। कॉर्नर ए से अल्फा 1 एंगल बना रहा है, कॉर्नर 2 से अल्फा 2 एंगल बना रहा है पॉइंट पी। ठीक है? और मैं क्या करता हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम जस्ट टेकिंग अ डिफरेंशियल करंट एलिमेंट ओवर हियर। यहाँ पर मैंने डीएल लेंथ का एक डिफरेंशियल करंट एलिमेंट लिया, द लेंथ इज डीएल। और करंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो मतलब आप ऐसा समझ लो कुछ इस तरह का आई वेक्टर डीएल। ये एक डिफरेंशियल करंट एलिमेंट मैंने यहाँ पर चूज किया है, और जब उस डिफरेंशियल करंट एलिमेंट के सेंटर को मैंने इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी से मिलाया, तो जो एंगल बन रहा है दैट एंगल इज अल्फा, दैट एंगल इज अल्फा। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। Fine. So, according to Biot-Savart law, what I can write about this differential, because of this differential element, what should be the magnetic field intensity? Can I write? Just wait for a moment. Okay. Can I write uh, the vector dh is equal to I times vector dl cross, okay? One more thing, एक चीज और, सबसे पहले इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, अगर ये मैं वेक्टर आर मानूं, वेक्टर आर, तो कैन आई राइट यूनिट वेक्टर ए आर इज नथिंग बट वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर आर? लिख सकता हूँ? यस सर। लिख सकते हैं? सभी एग्री करते हैं? यस सर। एंड लेट अस सपोज
मॉड ऑफ आर इज इक्वल टू आर। मैं जस्ट मैग्नीट्यूड जो ये लेंथ दिखा रहा है, अगर आप ध्यान से देखें ये फिगर में जो ये चीज़ थी ये आपकी आर रिप्रेजेंट कर रही थी इस लेंथ को। तो लेंथ तो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी, दैट इज द स्केलर। इज इट क्लियर? Okay, Yes, sir. so here what I can write, unit vector AR upon what I can write 4 pi r square। अब यूनिट वेक्टर AR की वैल्यू हम अगर पुट करें तो DH इज इक्वल टू I टाइम्स वेक्टर DL क्रॉस, दिस इज पुट द वैल्यू वेक्टर R अपॉन 4 pi and it will become R cube। Is it clear? Yes, sir. Okay, look at the wire, can I say DL is nothing but DZ? Yes, sir. लिख सकते हैं? Can I say Yes, sir. Yeah, right. vector DL is nothing but DZ unit vector AZ because this entire wire is lying along the Z axis। तो हम लिख सकते हैं differential length is nothing but DZ unit vector AZ। Can I write? Yes, sir. One more thing, tell me what should be the vector R? आप इस ट्रायंगल को देखिए और मुझे बताइए कि what should be the vector R? R को ध्यान से देखिएगा, R का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। अगर मैं उसे आगे प्रोजेक्ट करूं तो R के दो कंपोनेंट होंगे, एक along the रो एक्सिस, दूसरा along the नेगेटिव Z एक्सिस। इज इट क्लियर? Yes, sir. सभी मानते हैं? तो एक बात बताइए, आप अगर हम ध्यान से देखें इसे, आप ट्रायंगल वेक्टर ट्रायंगल से जाएं तो व्हाट आई कैन राइट, कैन आई राइट वेक्टर आर इज नथिंग बट along the unit vector arrow, can I say rho unit vector arrow minus z unit vector az? अगर मैं इस पूरे लेंथ को z मानता हूं, इस पूरे लेंथ को रो मानता हूं, ठीक है, तो कैन आई से along the इस सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में सोचो, ये रेडियल लेंथ रो है एंड दैट इज हाइट z, तो जो ये वेक्टर r होगा दैट इज नथिंग बट रो unit vector arrow minus z unit vector az। Can I write? Yes, sir. Correct. लिख सकते हैं? So what should be the magnitude? What should be the magnitude? That is nothing but rho square plus z square। Is it clear? Yes, sir. Clear. Yes, sir. किसी को कोई डाउट है बेटा? Okay, fine। So let us try to find out vector dl cross vector r। dl क्या है? z unit vector az, यही था आपका? Correct me if I'm Yes, wrong। sir. No, sir. Minus Sorry, dz. dz unit vector az, dl is dl is dz unit vector az, यही था हमारा। Yes, sir. Yes, sir. हाँ. Cross what is vector r? That was rho unit vector arrow minus z unit vector az। Am I right? Right, sir. What should be the cross product? सर वो तो z z कैंसिल हो जाएगा। Yeah, और that ये will not give any result। What is the cross product of these two? See, जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो az unit vector az cross unit vector az is 0। But what about this one? Let me write here rho phi z। रो टू phi cross product करोगे z आएगा, z टू रो क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो phi आएगा, z टू रो क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो phi आएगा। Is it? So it is Yes, sir. rho dz unit vector a phi। Am I clear? Yes, sir. Okay, so in Biot-Savart law, what I can write, vector dh is nothing but I, vector dl cross vector r is nothing but rho dz a phi upon 4 pi in spite of r cube। r is rho square plus z square to the power 1/2 and cube, so it will become 3/2। यहाँ पर r cube था, ठीक है, एंड r इज अंडर रूट रो स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, तो r क्यूब की जगह क्या आ जाएगा? यही आएगा। Yes, sir.
Yes, sir. Okay. So now abhi there is something what we can say a little bit confusing. Okay. And what kind of confusion is this? Here, can you evaluate this integration? No doubt you can do, but let us try to substitute something. एक बात बताइए, इस पूरे डायग्राम में क्या चीज वेरिएबल आपको दिख रही है? इस डायग्राम में रेडियस r, but that is quite complex. Can I say yeah, r is definitely variable, but in terms of talking this diagonal length, can I talk in terms of angle alpha? yes sir, alpha is varying. Alpha is variable, okay, from alpha 1 to alpha 2. Okay, so definitely what I can do, see in this picture there is no such r. So r तो आपका इस पूरे इक्वेशन में r तो सिनेरियो से बाहर है. रो और z दो ही चीजें हैं. रो और z दो ही चीजें हैं. So let us try to see, look at this diagram. अभी अगर हम फिर से इस इक्वेशन को देखें, रो और z दो चीजें हैं, बट रो एंड z both are independent. Are you agree with me? Yes sir. किसी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में तीनों रो फाई जेड तीनों म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं. आपको पहले भी बताया मैंने ये चीज. क्लियर है? Yes, sir. ओके. सो नाउ ये बताइए कि यहाँ पर अगर मैं इंटीग्रेशन करता भी हूँ तो किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन चलेगा? किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट? y के रिस्पेक्ट. फिर से ध्यान से देखो, इसमें किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा? इस इक्वेशन को ध्यान से देखो. z. So Z. z, क्योंकि डिफरेंशियल एलिमेंट dz है, तो इंटीग्रेशन करूंगा भी तो z एक्सिस के z पैरामीटर के अलॉन्ग होगा. सो इसका मतलब z पैरामीटर मेरा वेरिएबल होना चाहिए ऑब्वियसली, बिकॉज अगर हम ध्यान से देखें तो ओरिजिन से पॉइंट ए की डिस्टेंस कुछ और है और पॉइंट बी की डिस्टेंस कुछ और है, तो z पैरामीटर मेरा वेरिएबल है. कैन आई से? Yes, sir. ठीक है, तो z पैरामीटर वेरिएबल है, इसलिए z एक्सिस के अलॉन्ग इंटीग्रेशन होगा. बट आई वुड लाइक टू कन्वर्ट दिस वेरिएबल z इन टर्म्स ऑफ एंगल अल्फा, so that my integration will become very simple. मेरा क्वेश्चन समझ में आया? दाओ उस इक्वेशन में जो आपको वेरिएबल दिख रहा है ना सामने से सीधे दैट इज द z पैरामीटर, z along the z axis, z कोऑर्डिनेट. लेकिन मैं इंटीग्रेशन को सिंपल करना चाहता हूं, तो मैं अगर इस डायग्राम को कोरिलेट करूं तो जैसे से z वेरी हो रहा है, करस्पॉन्डिंगली मेरा एंगल अल्फा भी वेरी कर रहा है. ये चीज सभी क्लियर है सभी को? z के वेरिएशन से अल्फा वेरिएशन हो रहा है. Yes sir. Yes, sir. So I would like to correlate. I would like to establish a relation between z and alpha. Z and alpha in terms of rho. R को तो हमें पिक्चर से हटाना है क्योंकि R itself z का फंक्शन है, तो R के टर्म्स में हम नहीं लिखेंगे. बच्चा हमारा रो हमारा कांस्टेंट है, रेडियल डिस्टेंस कांस्टेंट है. पॉइंट अपना परपेंडिकुलर डिस्टेंस रो पे ही रहेगा. अब चाहे वायर का पॉइंट ए देखो, चाहे वायर का सेंटर देखो, चाहे वायर का पॉइंट बी देखो, z पैरामीटर और अल्फा वेरी करेंगे, इसलिए r भी वेरी करेगा, लेकिन जो चीज कांस्टेंट है वो क्या है? आपकी रो, अगर पॉइंट अपनी जगह फिक्स है. एग्री करते हो? Yes sir. Yes, sir. तो मैं चाहता हूं कि जो z वेरिएशन है वो एंगल अल्फा में कन्वर्ट हो जाए और खाली एक ही वेरिएबल रहे. तो कहीं ना कहीं मुझे इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री यूज करके z को रिप्रेजेंट करना है अल्फा और रो के टर्म्स में. इज इट क्लियर? व्हाई नॉट r को के टर्म्स में क्यों नहीं? क्योंकि r फिर से वही z का फंक्शन है. r इज इक्वल टू अंडर रूट रो स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, जबकि रो कांस्टेंट है. तो मुझे z को रिप्रेजेंट करना है रो और अल्फा के टर्म्स में. कैन एनीवन टेल व्हाट शुड बी द रिलेशन? Rho upon tan alpha. Rho upon tan alpha. Tan alpha. Can I say that is rho cot alpha? That is the same thing. Yes, rho sir. upon tan alpha, that is nothing but rho cot alpha. So here, what I can say using the relation, I can write z is equal to rho cot alpha. Tell me what should be the Ez? Anyone? Rho sec square alpha. No, it's a cot, not tan. It's minus rho हाँ sir. Sorry. sec square alpha and Rho then sec P square alpha. alpha. Yes sir. क्लियर हुआ?
Clear, sir. Yes, sir. Tell me what should be the value of rho square plus z square? That is nothing but rho square plus rho square cot square alpha. If you will take rho square common, it will become 1 plus cot square alpha, and 1 plus cot square alpha is what? Cosec square? Yes, sir. Cosec square alpha. So just I am trying to use these two equations over here. These two equations over here. So what it will become? It will become pH is equal to I upon 4 pi. So I rho, it will become I rho in place of dz. What I can write? What's the value we have calculated till now? Dz is minus rho cosec square alpha d alpha. Okay, minus rho cosec square alpha d alpha divided by 4 pi under root rho square cosec square alpha to the power 3 by 2. Correct me if I'm wrong. Correct, sir. Correct. So dh is nothing but it will become I minus I rho square cosec square alpha d alpha divided by 4 pi rho cube cosec cube alpha. Correct. Yes, sir. So rho square will cancel out. Sorry. This is cube. Because of this, no, this is cube. So it will get cancelled out. We have single term rho. This cosec square will get cancelled out. We have single term cosec alpha. So here what I can write pH is nothing but equal to minus I d alpha divided by 4 pi rho cosec alpha, and that is nothing but I sin alpha d alpha upon 4 pi rho. Clear? Clear, किसी sir. को कोई डाउट है? सिंपल मैथमेटिक्स है, आई डोंट थिंक, बट अगर किसी को स्टिल डाउट है देन यू कैन आस्क, डोंट हेजिटेट. किसी को कोई डाउट है? Okay. Okay, fine. Yeah. Let's integrate it. So what is h? Vector h is nothing but integral minus I d alpha sin alpha divided by 4 pi rho. And alpha, what is the range of alpha? If you will see the diagram, from alpha 1 to alpha 2 along the z axis. Origin से z axis की तरफ move करो. From alpha 1 to alpha 2. Is it clear? So the limit is from alpha 1 to alpha 2. H is nothing but I upon 4 pi rho. What is the integration of sin alpha? Minus cos alpha. Minus cos alpha, and minus minus will become plus, so it will become cos alpha with the limit alpha 1 to alpha 2. So the magnetic field intensity H is equal to I upon 4 pi rho cos alpha 2 minus cos alpha 1. One thing I have missed over here is what? This unit vector a5. ये unit vector a5 में आगे कैरी करना भूल गया था. So let me write it. Very important. Vector a5, vector a5, 5, here, unit vector a5. And that is the magnetic field intensity because of the finite length current carrying filament of vector. Clear? Anybody has any doubt? Clear, sir. Okay. Sometimes it may be possible कि कुछ ऐसा random structure हो
जिसमें यू नीड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन। अभी तो जैसे एक z एक्सिस के अलॉन्ग वायर था, वायर z एक्सिस के अलॉन्ग था, तो इजीली हमें a5 पता चल गया कि फाई डायरेक्शन में है। लेकिन अगर वायर 3D में रैंडम डायरेक्शन में हो तो कैसे निकालेंगे हम? ठीक है, उसका डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, कई बार होता है ना जब आपका मैग्नेटिक फील्ड एक रैंडम डायरेक्शन में है, तो हाउ टू कैलकुलेट द डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलूं दिस इज ax, दिस इज ay, दिस इज az। अभी के केस में वायर आपका z एक्सिस के अलॉन्ग था, तो आपने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट यूज किया और आपको पता चल गया राइट हैंड थंब रूल से कि फील्ड की जो डायरेक्शन है दैट इज नथिंग बट अलॉन्ग द फाई एक्सिस। सभी एग्री करते हैं इस चीज से? यस सर। लेकिन क्या होगा अगर वायर स्पेस में रैंडम हो? तब अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, डायरेक्शन तो हमें पता चल जाएगी, लेकिन उस डायरेक्शन को लिखेंगे कैसे? हर समय तो ए फाई नहीं होगा ना। ठीक यस है, सर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होगा, सबसे पहले हम डिफरेंशियल करंट एलिमेंट को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि ये जो आई डी एल है, ठीक है, ये किस, अगर इसका डायरेक्शन यूनिट वेक्टर ए एल के डायरेक्शन में है, ये जो डायरेक्शन है दैट डायरेक्शन इज अलोंग द यूनिट वेक्टर ए एल। सभी को समझ में आ गया? यस सर। और इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ए रो है। मैंने पहले ही बताया रो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वायर से। ठीक है, समझ में आया? ए एल जो है यूनिट वेक्टर है अलोंग द करंट डायरेक्शन इन दिस वायर एंड एरो इज द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू वायर। तो जो ए एच होगा ना, ए एच that is given as unit vector AL cross unit vector A rho, or it's far better to write over here perpendicular sign, इससे आपको रिमेंबर है A perpendicular। Is it clear? यस सर। Or Yes, sir. more specifically what I can write, let me write this as AI current direction, it's more convenient, आपको याद रहेगा AI unit vector along the current cross product perpendicular direction, so this will be the direction of magnetic field intensity। क्लियर? कैसे अगर डायरेक्शन फाइंड आउट करना हो, राइट हैंड थंब रूल लगाओगे अभी भी आएगा ही, आपको करेक्ट आएगा, बट द थिंग इज दैट हाउ टू रिप्रेजेंट इट इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंट करने की बात आएगी तब तो थोड़ी ना काम चलेगा रैंडम डायरेक्शन में, तो हाउ टू रिप्रेजेंट इट। और ये चीज मैंने कहीं स्पेसिफिकली ऐसे फाइंड आउट नहीं की, यहीं से डेराइव किया, अगर आप ध्यान से देखो दिस वन, कैन यू सी दिस आर इज व्हाट I have represented the complete thing and then I will find out this one. Can you see this complete thing? मैंने क्या किया था, Yes, मैंने sir. क्रॉस प्रोडक्ट लिया था, तो क्रॉस प्रोडक्ट लेने की वजह से ये AZ कैंसिल आउट हो गए, एक ही चीज बचा, और वो क्या चीज बचा हमारा, दिस वन। यूनिट वेक्टर AZ क्या था, करंट फ्लोइंग डायरेक्शन था वायर में, Z एक्सिस के लॉन्ग करंट फ्लो कर रही थी, Yes, sir. और ये एरो क्या था, परपेंडिकुलर डायरेक्शन था। अगर आप फिगर ध्यान से देखो, एरो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है वायर के। Yes, Yes, sir. तो फ्रॉम हियर इटसेल्फ आई हैव डिड्यूस्ड द रिलेशन, क्योंकि ये टर्म तो कोई रोल प्ले ही नहीं करेगा, आउट हो जाएगा हमेशा। तो द ओनली फर्स्ट टर्म को ही हमने इस फॉर्म लिखने की ट्राई की, एंड दैट इज द जनरल केस व्हिच यू कैन राइट फॉर means if wire is randomly oriented. Okay, so let us talk to cases, special cases. First of all, infinite state filament. Infinite state filament कहने का मतलब ये वायर both side infinity तक हो, B भी infinite पे हो, A भी infinite, मतलब B will move towards plus infinity and A should move towards minus infinity, तो हम इसे कहेंगे infinitely long wire। तो टेल मी व्हाट शुड बी द एंगल अल्फा। जब ये ऊपर बढ़ता जाएगा, ऊपर इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, तो क्या ये लाइन इस वायर के परपेंडिकुलर हो जाएगी? Yes, sir. Alpha 2 0 हो जाएगा, alpha 1 180। या तो अल्फा 2 इज इक्वल टू 0 डिग्री। सभी को क्लियर है?
जब बेटा ये वायर इंफिनिटी तक जाएगा तो उसको जोड़ने के लिए जैसे आप खींचोगे तो ये भी पैरेलल हो जाएगी। क्लियर है सभी Yes, को? sir. व्हाट अबाउट अल्फा वन? अल्फा वन अगर ऐसे नीचे ले जाओगे तो ये भी पूरा परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो जैसे अभी ये इसको मैं यहाँ खींच दूँ और ज्वाइन करूँ तो अल्फा वन अभी और बढ़ा, और बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। यस सर। सभी को क्लियर हो रहा है कि अल्फा वन क्यों 180 होगा? एनीवन जिसको अगर न समझ में आ रहा हो तो पूछ सकते हो, अल्फा वन क्यों 180 होगा? सभी को क्लियर है? Okay, fine. So I'm assuming it's clear to everyone. So here the alpha 1 is 180 degree. Now use the formula vector h is equal to I upon 4 pi rho. Cos alpha 2 means cos 0 degree minus cos alpha 1 180. Cos 180 की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। Cos 0 की वैल्यू यस 1 सर। होती है। So it will become 1 minus of -1, that is 2. So h is equal to I upon 2 pi rho यूनिट वेक्टर k phi, क्योंकि हम z एक्सिस के लॉन्ग वायर अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? क्लियर सर। Yes, ओके, sir. नाउ कंसीडर द सेकंड केस। सेकंड केस इज सेमी इनफाइनाइट करंट वायर। सेमी इनफाइनाइट कहने का मतलब कि जो पॉइंट ए है ना, एक्चुअल में पॉइंट ए यहाँ पर ओरिजिन पे लाई करेगा। लेट मी ड्रॉ इट हियर, पॉइंट ए, और बी जो है दैट विल मूव टुवर्ड्स द प्लस इंफिनिटी, मतलब ओरिजिन ओ से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक जा रहा है। वाई ओरिजिन ओ? सेमी इनफाइनाइट वायर कहने का मतलब है कि जो पॉइंट ए है ना वो पॉइंट पी के प्लेन में ही लाई करेगा। पॉइंट पी के प्लेन में, जिस प्लेन में पॉइंट पी है सेम उसी प्लेन में पॉइंट ए लाई करेगा, और पॉइंट बी इंफिनिटी तक जा रहा है। क्लियर? यस सर। Yes, Okay. sir. So tell me, if the point A is at this origin O, what should be the alpha 1? अल्फा 1 सर 90। 90। क्लियर है सभी को? वाई अल्फा 1 इज 90। अगर पॉइंट ए यहाँ पर लाई करता है तो इसको आगे एक्सटेंड करो और इसके बीच में एंगल पता करो, इस वायर और इस परपेंडिकुलर लाइन रो के बीच में। कैन आई से द एंगल इज 90 डिग्री? Yes, sir. सो अल्फा इज 90। बी इंफिनिटी पे जा रहा है तो आई थिंक यू ऑल आर क्लियर फ्रॉम द प्रीवियस एग्जांपल, इट शुड बी इक्वल टू 0 डिग्री अल्फा 2। एनी डाउट? नो सर। Fine. No, So sir. what is the magnetic field intensity H? H is equal to I upon 4 pi rho cos alpha 2. Cos alpha 2 means cos 0 minus cos alpha 1 cos 90 unit vector k phi. Cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0. H is equal to I upon 4 pi rho unit vector k phi. क्लियर? किसी को कोई डाउट है? वही है। नो डाउट सर। So I think this is how we can calculate the field due to a filamentary wire using Biot-Savart law. तो हमने Biot-Savart law पढ़ा, Biot-Savart law का एप्लीकेशन भी देख लिया। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर है। सर ये हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ रहे हैं ना? हाँ, तो अब अगर सर आपसे कोई इसमें हाँ फ्लक्स डेंसिटी क्या है तो आप सिंपली जो एच कैलकुलेट किया हो ना उसमें आप म्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे। आप पूछो क्या तो पूछो? सर डाउट यही है कि मतलब एच में कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो मतलब बेसिकली मीडियम के रिलेटेड हो। तो मीडियम से रिलेटेड नहीं है तो फिर हम इसको कैसे कह सकते हैं कि ये मतलब मैग्नेटिक परमेबिलिटी का फैक्टर तो आ नहीं रहा है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा क्योंकि इंटेंसिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। See, look at first of all, look at this. What I can say, H. Here, what I am assuming the wire is filamentary. Wire filamentary है और जो current flow जो आपकी field produce हो रही है, that is producing in the free space. तो mu naught is a constant, not variable. ओके, मतलब सर इसमें म्यू नॉट है क्योंकि हम ये इंट्रोड्यूस फ्री है। स्पेस में कैलकुलेट कर रहे हैं, यही चीज। ओके ओके। ठीक है, यही चीज अगर आप कैलकुलेट करोगे किसी मीडियम में
तो डेफिनेटली H विल रिड्यूस एज कंपेयर टू अगर हम फ्री स्पेस में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, सेम फॉर्मूले से यूज करके हमने निकाला, लेकिन उसी करंट के लिए सेम एक्सपेरिमेंट सेटअप को हम किसी और मीडियम में ले जाएंगे तो हमें क्या दिखेगा, H हो सकता है लिटिल बिट रिड्यूस हो जाए या बूस्ट हो जाए, ठीक है, H में Yes, sir. चेंजेस आ जाएंगे। अब सेटअप पूरा वही है, पूरी करंट वही है, रो सब कुछ एग्जैक्टली सेम है, लेकिन मीडियम चेंज होने से H की वैल्यू में चेंज आ रही है। तो नंबर ऑफ फीड लाइंस तो जितना फ्री स्पेस में प्रोड्यूस हो रही थी उतना यहाँ पर भी प्रोड्यूस हो रही है, तो ये चेंज क्यों? तो जैसे ही आप उसकी परमेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे आप देखोगे फैक्टर सेम आ गया दोनों। ठीक है, Yes, sir. ओके, नाउ बिकॉज ऑफ योर क्वेश्चन, इसीलिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कुछ टेक्स्ट बुक में जो मैंने फॉलो नहीं किया बट आई वुड लाइक टू ऐड, कुछ बहुत अच्छी बुक्स होंगी, वहाँ पर जाओ आप देखोगे दे विल टॉक इन टर्म्स, इस बायो-सेवर्ट लॉ को बी के टर्म्स में बात करते हैं, फर्स्ट डेंसिटी के टर्म्स में, एंड दैट इज फॉर बेटर एंड कन्वीनियंट वे टू टॉक एज कंपेयर टू एच। अगर मैं यही चीज़ पूरा बी के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करता तो आई डोंट थिंक आपको कोई कंफ्यूजन आता, क्योंकि वहाँ पर Yes, sir. मीडियम का रिफ्लेक्शन सीधे सीधे आपको दिखता फॉर्मूले में, इट इज नथिंग बट म्यू आई अपॉन 2 पाई रो, म्यू आई अपॉन 4 पाई रो cos अल्फा टू माइनस cos अल्फा। तो फिर आप सीधे सीधे आपको सामने दिख जाता कि हाँ जैसे मीडियम चेंज हुआ दैट विल ऑब्वियसली गेटिंग चेंज। Yes, sir. लेकिन फिर वहाँ पर ये कंफ्यूजन आएगा बहुत से लोगों को, मैं इसलिए नहीं करना चाहता, बहुत से लोगों को तब ये लगेगा जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया B is equal to mu into H, but never keep in mind that mu is B is variable with respect to medium. It is only H which is variable and mu into H is constant. Clear? Yes, sir. Yes, Doubt sir. clear? Okay, doubt clear हुआ सभी का? Fine. So now the next thing is Ampere's law, or sometimes also called as Ampere's circuital law. Ampere's law भी बोलते हैं, Ampere's circuital law भी बोलते हैं। What it says, the Ampere's law, आज हम इसका एग्जांपल नहीं देखेंगे, हम खाली Ampere's law देखेंगे और उसके रिलेटेड कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको बुक्स में नहीं दिए जाते बट आपको माइंड में रखना पड़ेगा, या आपको जनरली बुक्स में नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको पॉइंट्स रखने पड़ेंगे माइंड में, क्योंकि बुक्स में ये ऑब्वियस लगता है कि यूजर्स जो रीडर है उसको इतना समझ में आ चुका है, इस वजह से कई बार बुक्स में स्ट्रेट फॉरवर्ड मेंशन नहीं करते, तो इट्स बेटर आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो बेटर है इनके बारे में हम आपको बता दें। तो पहली बात मैं बोलता हूँ एम्पियर्स लॉ, दैट इज आल्सो समटाइम्स कॉल्ड एज एम्पियर्स सर्कुलर लॉ। व्हाट इट सेज? इट सेज द सर्कुलेशन ऑफ एच, द सर्कुलेशन ऑफ एच, मैंने अभी आपको पहले बताया था व्हाट इज द सर्कुलेशन ऑफ एच, दैट इज नथिंग बट क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल वेक्टर एच डॉट वेक्टर डीएल, यही बताया था सर्कुलेशन ऑफ एनी वेक्टर। तो सर्कुलेशन ऑफ एनी वेक्टर इज नथिंग बट क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल वेक्टर एच डॉट वेक्टर डीएल। तो जो राइट हैंड साइड है ना ये टर्म, दैट इज नथिंग बट गिविंग यू द सर्कुलेशन ऑफ एच अराउंड द क्लोज्ड पाथ सी, इसी क्लोज्ड पाथ सी के अराउंड जो वेक्टर एच का जो सर्कुलेशन है ना, दैट इज नथिंग बट गिवन बाय दिस क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल वेक्टर एच डॉट वेक्टर डीएल। पाथ सी को मैंने नीचे दिखाया हुआ है, सभी को क्लियर? Clear. Yes, sir. एंड व्हाट एक्चुअली एम्पियर सर्कुलर लॉ सेज कि जब भी आप कभी एच का क्लोज लाइन इंटीग्रल लोगे किसी सर्किट किसी क्लोज पाथ के अलॉन्ग, तो वो एग्जैक्टली इक्वल होगा उस पाथ से कितनी करंट इनक्लोज हो रही है उस पाथ के अंदर। मतलब अगर मैं इस क्लोज लाइन इंटीग्रल अलॉन्ग दिस पाथ, इस पाथ के अलॉन्ग मैं अगर क्लोज लाइन इंटीग्रल वेक्टर एच डॉट वेक्टर डीएल कैलकुलेट करूं, दैट विल बी इक्वल टू आई इनक्लोज, वेयर आई इनक्लोज इज द सम, algebraic sum, याद रखना, algebraic sum of all the current which is enclosed by this path, इस पाथ के अंदर से जितनी भी करंट आ रही है उनका algebraic sum, algebraic sum that I would like to write over here like summation I p, p is going from 1 to n example। algebraic sum अगर बाहर की तरफ निकल रहा है, फॉर एग्जांपल अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा, अकॉर्डिंगली यू नीड टू टेक विथ प्रॉपर साइन, ठीक है। तो दैट इज द algebraic sum ऑफ ऑल द करेंट्स इनक्लोज्ड बाय दिस क्लोज्ड पाथ सी कंटूर, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को? एम्पियर्स सर्कुलर लॉ क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ओके,
Now I have addressed one thing that highlighted over here, like keep in mind under normal circumstances the unknown quantity is h. नॉर्मली हमें क्या करना है, जैसे हमने आपको गॉस लॉ में हमने क्या कैलकुलेट किया था, फ्लक्स डेंसिटी कैलकुलेट की थी या इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, गॉस लॉ अगर याद हो। Yes, sir. उसी का मैग्नेटोस्टैटिक में समझ लो वर्जन एक तरह से है एम्पियर्स लॉ। क्लियर? So same as we have done in the Gauss law, here what we will try to do, we will try to compute the field H. Field H. So that is why it is written as under normal circumstances the unknown quantity is H. अब एक बात बताओ, H क्या है? इस क्लोज लाइन इंटीग्रल के अंदर है, along with the dot product with differential length dl. ठीक है? यस सर। ओके। ऐसा भी हो सकता है कि जो h है वो मेरे डिफरेंशियल लेंथ से कुछ एंगल बनाता है। बिल्कुल सर। ठीक है, मान लो मेरा जो h है वो इस डायरेक्शन में है और डिफरेंशियल लेंथ कुछ इस तरह से है, तो h क्या कर रहा है, h हमारा अगर हम डिफरेंशियल लेंथ के टर्म्स में बात करें तो हमारे दो कंपोनेंट निकलेंगे h के, एक तो अलोंग द डिफरेंशियल लेंथ, दूसरा परपेंडिकुलर टू डिफरेंशियल लेंथ। h के दो कंपोनेंट होंगे, एक अलोंग द डिफरेंशियल लेंथ जिसे हम टेंजेंशियल कंपोनेंट कहेंगे, क्योंकि वो है क्या, डिफरेंशियल लेंथ L के टेंजेंशियल है। जो आप एक कंटूर, डिफरेंशियल लेंथ क्या है, कंटूर के अलोंग एक डिफरेंशियल लेंथ एज्यूम करोगे वही तो dl होगा। तो जो कंपोनेंट h का dl के अलोंग है एक्चुअली वो क्या है, वो नथिंग बट टेंजेंशियल टू द कंटूर होगा। मानते हैं? यस सर। तो जब टेंजेंशियल टू द कंटूर होगा तो कहना है इसे h हैज टू कंपोनेंट, फर्स्ट इज टेंजेंशियल टू द कंटूर, सेकंड वन इज परपेंडिकुलर टू द कंटूर। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग और इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट आस्क। करेक्ट सभी को सर। क्लियर है ये चीज? Yes, sir. तो बेटा एक बात बताओ, जो कंटूर के परपेंडिकुलर है ये कंपोनेंट, उसका डीएल के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो। 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 Zero. जीरो। The only component that will causes the non-zero dot product with this differential element is what? Tangential component. Yes, sir. Okay. तो कहीं ना कहीं मुझे अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा कंटूर ढूंढना है, कुछ ऐसा कंटूर ढूंढना है कि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है ना वो मेरे कंटूर से इंडिपेंडेंट हो जाए। मतलब h जो है वो किसी भी तरह से टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ h शुड नॉट बी द फंक्शन ऑफ दिस डिफरेंशियल लेंथ, मतलब x y z इन सकता। क्लियर हुआ? मेरा जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो अगर कांस्टेंट हो जाए तो मैं उसे इंटीग्रेशन के बाहर इजीली ला सकता हूँ। क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो मुझे उसके लिए क्या करना है, मुझे एक ऐसा कंटूर ढूंढना है कि उस कंटूर के अलोंग मैं कहीं पर भी मूव कर जाऊं, h का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो कांस्टेंट है। यस जब सर। आप कंटूर के अलोंग मूव करोगे तो एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, सारे डिफरेंशियल लेंथ का सम तो करते जा रहे हो। तो मैं जब इस पूरे कंटूर के अलोंग मूव करूं, जो मेरा टेंजेंशियल कंपोनेंट है ना h का, वो कांस्टेंट रहे, वो चेंज ना करे। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट बाहर और सारे डिफरेंशियल लेंथ का सम बिकॉज ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर? यस सर। तो यहाँ से बेटा कुछ एक आपके लिए एक कहीं ना कहीं फॉर द पॉइंट ऑफ फ्रॉम द कन्वीनियंस पॉइंट ऑफ व्यू कहीं ना कहीं एक स्लाइट रिस्ट्रिक्शन आ रहा है कि सर्चिंग ऑफ सच अ कंटूर। यस सर। क्लियर हुआ? मेरा पॉइंट सभी को क्लियर हुआ या किसी को क्लियर नहीं है? क्योंकि एक ही दो लोग खाली ये सब बोलते हो। हाँ सर। सभी क्लियर हो Clear रहा है, sir. है? ओके। सो कहीं ना कहीं अब हमें ये चीज दिख रहा है कि ओके here the main problem is searching the contour so that the tangential component should remain constant. That is the main motive of the what I can say our problem. हमारे प्रॉब्लम का मेन मोटिव तो यही है, ऐसे कंटूर। तो ऐसे कंटूर हमें हमेशा सिमेट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मिलते हैं, जैसे मैंने आपको गॉस लॉ में बताया था। यस सर। तो यहाँ पर भी अगर सिमेट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो डेफिनेटली यू विल गेट सच अ कंटूर वेरी इजीली। तो वेक्टर h डॉट वेक्टर dl क्या हो जाएगा,
केवल टेंजेंशियल कंपोनेंट के अलोंग ही डॉट प्रोडक्ट कांस्टेंट निकलेगा, बाकी के अलोंग परपेंडिकुलर के अलोंग 0। तो ये चीज मैंने आपको पहले ही बता रखी है प्रीवियसली, जस्ट डिस्कस किया, ठीक है। तो नाउ हियर व्हाट आई हैव सेड, इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रेशन इज पॉसिबल बाय, बिकॉज हम h टेंजेंशियल को इंटीग्रेशन के बाहर ला सकते हैं, ठीक है। बट the requirement over here is h should be tangential to the contour and constant along the contour। ऐसा कंटूर खोजो जिसमें h उसका टेंजेंशियल भी बने और कांस्टेंट भी हो थ्रू द कंटूर, ऐसे कंटूर को आपको सर्च करना है। So this condition can be achieved only in highly symmetric current configuration. Keep in mind that is possible only for the highly symmetric current distribution. For example, current in an infinite filament. अभी हमने कुछ देर पहले ही डिस्कस किया ये चीज, यस सर। करंट इन एन इनफाइनाइट। याद रखो हमने दो चीजें, एक फाइनाइट लेंथ और एक इनफाइनाइट लेंथ। जो आपका फाइनाइट लेंथ की ए बी लेंथ की जो वायर थी, उसके केस में आप एम्पियर्स लॉ नहीं लगा सकते। समझ में आया? Yes, sir. What I have written, check it, इनफाइनाइट फिलामेंट। तो कभी गलती से फाइनाइट लेंथ फिलामेंट में एम्पियर्स लॉ लगाने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ऑल्दो द करंट इज कांस्टेंट थ्रूआउट द वायर, लेकिन फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट नहीं है। I upon 4 pi rho cos alpha 2 minus cos alpha 1, that is variable with respect to alpha. So can I say it's a constant with respect to contour? नो सर। No. अगर हम पॉइंट P के अलॉन्ग एक सर्कल में मूव कर जाएं, लेकिन अल्फा 1 अल्फा 2 ये तो वेरिएबल हो जाएंगे जैसे जैसे ऊपर नीचे हम जाएंगे, तो दैट इज नो लॉन्गर कांस्टेंट, ठीक है। सो यू कैन नॉट यूज एम्पियर सर्किटल लॉ फॉर द फाइनाइट लेंथ वायर। क्लियर है या मैं ड्रॉ करके बताऊं? क्लियर सर। क्लियर है ना? So is it clear to everyone that you can use the Ampere circuital law only for the finite length filament? Okay? Yes, sir. Okay. So now in the same way, you can use the current density in an infinite sheet, okay? Or multiple conductors where the current is symmetric, or there is some asymmetry. There is something asymmetry in the current distribution, but you can decompose this asymmetry in terms of some highly symmetric current superposition of highly symmetric current distributions. ऐसा asymmetry जिसे आप decompose कर दो as a superposition of several symmetric current distribution, तो आप वहां पर एम्पियर सर्किटल लॉ लगा सकते हैं। क्लियर? Yes sir. Okay, so I am giving you the password. Please mark your attendance, and with this I am winding up the today's lecture. Okay, so rest of the things we will discuss in the next class. Sir, assignment में doubt था। बेटा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, या आपको जो भी डाउट Yes, sir. हो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? Okay, sir. Okay, fine. I have sent the password in the chat box. Please mark your attendance, and thank you. Thank you sir.